तो पर्यावरण से हम क्या समझते हैं? पर्यावरण में जल, वायु, मिट्टी और जो जैविक संसाधन हैं। अगर हम खेती की बात कर रहे हैं तो मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर मिट्टी हमारी सही नहीं है खेत की, तो हम जो फसलें हैं उनको ज्यादा समय तक नहीं ले पाएंगे। तो हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, एक डीएपी का इस्तेमाल करते हैं और आजकल फार्मर्स जो हैं वो ज्यादातर जिंक का भी इस्तेमाल अपने खेतों में करने लग गए हैं। हमारे मिट्टी का पीएच मान क्या है? यानी पीएच मान होता है कि हमारी मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है या वो उदासीन है। मेरा नाम डॉक्टर सुकीर्ति है। मैं यहाँ पे मृदा वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हूँ कृषि विज्ञान केंद्र रोहतक में। पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस की हम बात कर रहे हैं तो पर्यावरण से हम क्या समझते हैं? पर्यावरण में जल, वायु, मिट्टी और जो जैविक संसाधन हैं उन सब का जो कलेक्शन होता है, उन सब का जो एक कलेक्टिव आप कहें कि एनवायरनमेंट होता है, कलेक्टिव उन सब का जो कलेक्शन होता है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो अगर हम खेती की बात कर रहे हैं तो मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर मिट्टी हमारी सही नहीं है खेत की, तो हम जो फसलें हैं उनको ज़्यादा समय तक नहीं ले पाएंगे। अगर हमारी जनरेशन तक जो हमारे पुरखों से हमें जो लैंड मिली है, जो मिट्टी मिली है, उसमें हम फसलों को ग्रो कर रहे हैं, लेकिन सेम कैपेसिटी की जो मिट्टी है वो अब नहीं बची है जो हमें पुरखों से मिली थी। अब जो मिट्टी है वो डिग्रेड हो चुकी है और आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको हम, ये डिसीजन हमारा होगा कि हम वो डिग्रेडेड मिट्टी देना चाहेंगे या फिर उसको उसके स्वास्थ्य को बढ़ा के, उसके स्वास्थ्य को अच्छा करके जिस अवस्था में वो हमें मिली थी उससे बेहतर या उसी अवस्था में अपनी आगे आने वाली जनरेशन को दे के जाएंगे। तो जैसे अगर जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं तो मिट्टी भी हमारी जलवायु परिवर्तन में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। मुख्यतः ये दो ही खादें ऐसी हैं जिसका सबसे ज़्यादा किसान इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यूरिया जो है वो एक इस तरीके की खाद है कि अगर हम उसे जुडिशियसली यूज़ नहीं करते हैं, अगर उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका जो अधिकतर हिस्सा है वो या तो पानी के साथ में बह के हमारे जल संसाधनों में चला जाता है या तो अधिक तापमान होने की वजह से नाइट्रेट गैस में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। और जो नाइट्रेट और नाइट्राइट गैस हैं, ये जो ओजोन डिप्लीशन है इसके लिए मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर हम नाइट्रोजन का मैनेजमेंट करें, साथ ही साथ जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की वजह से भी क्या होता है, जैसे अगर आप जल संसाधनों की बात करें तो अगर मिट्टी में हम फॉस्फोरस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फिर उस मिट्टी से होकर अगर पानी गुजरता है और वो जाके हमारे जल संसाधनों में मिलता है, तो जल संसाधनों में जो काई ऊपर आने वाली दिक्कत होती है, इसे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन्स डेवलप होने कम हो जाते हैं क्योंकि वो जल के नीचे होते हैं और काई जो होती है वो जल की सरफेस को पूरे तरीके से ढक लेती है, जिससे कि जल जीवन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इससे प्रभावित हो जाता है। तो फास्फोरस का भी हमें सही इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से जो किसान भाई हैं उनका मुख्य जो लक्ष्य होता है या मुख्य कहें ध्यान जो केंद्रित होता है वो 2 या 3 पोषक तत्वों पे ही केंद्रित होता है। एक तो हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, एक डीएपी का इस्तेमाल करते हैं और आजकल फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादातर जिंक का भी इस्तेमाल अपने खेतों में करने लग गए हैं। तो ये 3-4 पोषक तत्व हैं जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बाकी के जो 14 पोषक तत्व बच गए हैं, इसमें से 3 तो वायुमंडल से मिल जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बाकी के जो 11 हैं वो सारे के सारे पौधा जमीन से लेता है। तो अगर जमीन से आप कंटिन्यू हम फसलें ले रहे हैं तो पौधे जमीन से कंटिन्यू जो न्यूट्रिएंट है उसको खींचता रहता है, तो कभी ना कभी तो हमारी जमीन में उनकी कमी आएगी। तो वो हम अब उस स्टेज पे पहुंच गए हैं।
कि जब हमारी जमीन में अलग अलग पोषक तत्वों की कमियां दिखने लगी हैं। जैसे अगर मैं पोटास की बात करूं, पोटास एक ऐसा पोषक तत्व है जो पहले हमारी रोहतक डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो, या फिर हरियाणा की भी बात करें तो पोटास जमीन में कम नहीं हुआ करता था। लेकिन अब जो सॉइल टेस्टिंग हम कर रहे हैं या जो फार्मर्स अपने सैंपल मिट्टी के लेके आ रहे हैं, उसमें हम ये पाते हैं कि जो पोटास का स्तर है वो भी मीडियम में आ गया है, यानी जो पहले हाई हुआ करता था वो अब मीडियम रेंज में आ गया है। इससे क्या हो रहा है कि पोटास का स्तर भी जमीन में कम हो रहा है, तो इसलिए हमें अब पोटास को भी एक मेजर न्यूट्रिएंट की तरह ट्रीट करने की आवश्यकता है, यानी उसका भी हमें मिट्टी में मतलब उपयोग करने की आवश्यकता है। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात हुई। अब मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी अगर हम चाहें तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम मिट्टी की जांच कैसे करें। मिट्टी का स्वास्थ्य हमारा कब ठीक होगा? जब हमें पता होगा कि उसमें कोई दिक्कत है। मिट्टी की दिक्कत की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मिट्टी की जांच की आवश्यकता होती है। जांच करवाने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है, अगर हमारा 1 एकड़ लैंड है या 2 एकड़ भी है, अगर एक साथ में एक जैसी अवस्था में है तो हम 2 एकड़ लैंड से भी एक जगह एक नमूना ले सकते हैं मिट्टी का। मिट्टी का सही नमूना लेना सबसे पहली शुरुआत होती है अपनी मिट्टी को जानने के लिए। सही नमूना लेने के लिए हमें क्या करना होगा? खेत के चारों कोनों पे से और एक खेत के बीच में से हमें मिट्टी का नमूना लेना होगा। नमूना लेने के लिए कोनों का मतलब एकदम बंड से नहीं, हम लगभग 10 से 15 मीटर अंदर की तरफ जो खेत है वहां से मिट्टी का नमूना लेंगे। कस्सी की सहायता से वी आकार का गड्ढा बनाएंगे। उस गड्ढे की गहराई लगभग 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका मुख्य कारण है क्योंकि पौधे की ज्यादातर जड़ें जो होती हैं वो ऊपर की 15 सेंटीमीटर की परत जो है उसी में होती है। तो हमें एक वी आकार का गड्ढा बनाना है जो कस्सी की सहायता से हम बनाएंगे, और उसमें जितनी भी मिट्टी है इसको निकाल के हम बाहर कर देंगे। अब जो खाली गड्ढा हमारे पास आ गया है, इस गड्ढे में से 1 इंच मोटी परत उतार लेंगे खुरच के इस तरफ से उसी कस्सी की सहायता से, और दूसरी तरफ से भी 1 इंच मोटी परत उतार लेंगे। अब जो इस खाली गड्ढे में मिट्टी आई है, इस मिट्टी को हमें इसी प्रकार से 5 जगह से इकट्ठा करना है। 5 जगह से, यानी खेत के चारों कोनों पे से और एक खेत के बीच में से इकट्ठा करने के बाद में इसे अच्छे से 5 जगह की मिट्टी को मिलाना है। मिलाने के बाद में उसमें से आधा किलो के करीब हमें सैंपल एक साफ पॉलीथीन में कलेक्ट कर लेना है। उस सैंपल पे आपको अपना नाम लिखना है। अगर जो जमीन है, जो किला है आपका, अगर आपको उसको नंबर पता है उसका, तो आप वो नंबर भी लिख सकते हैं। वो नंबर लिख के आपका नाम, पिताजी का नाम, ये सारी 2-3 चीजें लिख के आप उसे कृषि विज्ञान केंद्र में जमा करा दीजिए। मिट्टी की जो रिपोर्ट है वो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आ जाती है। अब मिट्टी की रिपोर्ट से हमें क्या क्या पता चलेगा? मिट्टी की रिपोर्ट से हमें पता चलेगा, पहला तो हमारे मिट्टी का पीएच मान क्या है। यानी पीएच मान होता है कि हमारी मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है या वो उदासीन है। जो उदासीन मिट्टी होती है, यानी जो पीएच 7 के आसपास होती है, वो सबसे बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी मानी जाती है। लेकिन हमारी जो मिट्टी होती है वो लगभग क्षारीय अवस्था में है, तो हमें अपनी मिट्टी के पीएच मान का पता चलेगा। दूसरा, जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हैं, यानी मिट्टी में रेई, जो साधारण भाषा में कहा जाता है मिट्टी में रेई का बन जाना, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, उसका पता चलेगा कि हमारी मिट्टी में सॉल्ट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज्यादा है। क्या वो इतनी ज्यादा है कि पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या हमें उसके लिए कोई रिमेडिएशन मेजर लेने की जरूरत है, या फिर अगर हम सिर्फ अच्छे पानी से सिंचाई करें तभी हम उसे ठीक कर सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब भी हमें हमारी मिट्टी की रिपोर्ट से पता चल जाता है। साथ ही साथ जो जैविक कार्बन का स्तर, जो कि एक मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाता है। मिट्टी में जितना अधिक जैविक कार्बन होता है उतना ही ज्यादा उस मिट्टी में सूक्ष्म जीव रहेंगे। वो सूक्ष्म जीव पौधे के लिए जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है उसको करेंगे, पौधे को न्यूट्रिएंट मिलेंगे, और जो पौधा है वो जो सूक्ष्म जीवाणु है वो जैविक कार्बन को खा के अपना भोजन बनाएंगे। तो जितना अधिक जैविक कार्बन होगा उतना ही अधिक हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो जैविक कार्बन का स्तर भी हमें पता चलेगा। मुख्यतः इसका स्तर 0.4 से 0.75 के बीच में मध्यम माना जाता है। 0.75% से अधिक है तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है। अगर 0.4 से कम है प्रतिशत
तो उसे हम कहेंगे कि इस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है, तो उसे हम किस तरीके से ठीक करें, उसके मैं आगे आपको मेजर्स बताऊंगी। उसके बाद में हमें पता चलेगा फास्फोरस का स्तर। फास्फोरस जो मुख्यतः किसान डीएपी से मिट्टी में डालता है। डीएपी एक स्रोत है फास्फोरस का जिसे यूज करता है फास्फोरस की पूर्ति के लिए। अब वो फास्फोरस हमारी मिट्टी में कम है, मध्यम है या अधिक है, इस हिसाब से हमें फास्फोरस डालना चाहिए। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं, जैसे 1 एकड़ अगर लैंड है तो उनकी कोशिश रहती है कि वो 1 बैग पूरा डीएपी का उसमें डाल देते हैं। लेकिन 1 बैग डीएपी की वास्तव में हमारे खेत में जरूरत है या नहीं, ये भी हमें मिट्टी की जांच से पता चलता है। तीसरी चीज, जो पोटास के स्तर की बात करी कि पोटास का स्तर पहले हमारे यहाँ ज्यादा की तरफ हुआ करता था, अब मीडियम में आ गया है या लो की तरफ भी आ गया है कई खेतों में, तो उसमें हमें कितना पोटास डालने की आवश्यकता है वो भी हमें मिट्टी की जांच से पता चलता है। इसी के साथ साथ जैसे कई खेतों में जो रेई की दिक्कत बनी हुई है, यानी जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हैं, वो किस प्रकार की सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हैं, वो भी 2 प्रकार की होती हैं। एक वो जिनके ऊपर नमक आ जाता है, तो आप देख के बता सकते हैं कि इस मिट्टी में नमक है। दूसरी होती है जहां मिट्टी में ऊपर नमक नहीं आता है, लेकिन मिट्टी काले रंग की हो जाती है और पानी का अवशोषण करना बंद कर देती है, यानी पानी पीना मिट्टी बंद कर देती है। ये 2 तरीके की जो है वो सॉल्ट की प्रॉब्लम होती है। तो इसका भी हमें पता चलता है मिट्टी की जांच से कि हमारी जो मिट्टी है उसमें कौन से तरीके की प्रॉब्लम है। इसके अलावा हम पानी की जांच भी करवा सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, मिट्टी में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो पानी होता है वो खराब होता है ट्यूबवेल का, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिंचाई के लिए। उसकी वजह से जो उस पानी में नमक होता है, वो नमक साल दर साल मिट्टी में जाके मिट्टी में जमता रहता है और उसमें जो सॉल्ट की प्रॉब्लम है उसको बढ़ा देता है। तो वो जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा है, इसका भी हमें पता चल जाता है अगर हम पानी की जांच कराते हैं। पानी की जांच कराने के लिए जो ट्यूबवेल है हमारा, जब 2 से 2.5 घंटे चल लेता है, या फिर कोई भी जो वाटर सोर्स जिससे आप पानी का यूज कर रहे हैं, जब वो थोड़ी देर तक पानी उसमें से निकल जाता है, उसके बाद में एक साफ बोतल में आप पानी को कलेक्ट करके उस पर कैप लगा के और उस पर डिटेल्स लिख के, जो आपका नाम है, फोन नंबर है, गांव का नाम है, वो सब लिख के आप कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचा दीजिए। तो पानी की भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, जो पानी हम खेत में इस्तेमाल करने लग रहे हैं। अगर उस पानी में मीठा सोडा ज्यादा है तो हम कहते हैं कि वो पानी इस्तेमाल के लायक नहीं है या फिर उसे बंद कर देना चाहिए। मीठे सोडे का स्तर कितना है, इससे पता चलता है कि क्या उस पानी को सुधारा जा सकता है या फिर उस पानी को नहीं सुधारा जा सकता। अगर मीठे सोडे का स्तर कम होता है, उसमें सॉल्ट की मात्रा कम होती है पानी में, तो हम उस पानी को जिप्सम की सहायता से सुधार भी सकते हैं। जिप्सम की मात्रा उसमें कितनी डालनी है ये हमें पता चलता है जब पानी की जांच की रिपोर्ट आ जाती है। इस तरीके से हम मिट्टी और पानी की जांच करवा के अपने मिट्टी और पानी का ब्यौरा ले सकते हैं खेत की, कि क्या उसमें कमी है और क्या उसमें अधिकता है। अब एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए, यानी समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हमें किन किन साधनों की आवश्यकता होनी चाहिए। ज्यादातर अभी क्या करते हैं किसान भाई, मुख्यतः क्योंकि गोबर वाली खाद कम हो गई है, क्योंकि पशु रखने कम हो गए हैं, तो इसलिए ज्यादातर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स पे ही हो गई है। तो हम ज्यादातर जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करें, यानी जो हमारे पास जितने भी पोषक तत्वों के 2-3 स्रोत हैं उन सबको मिला करके इस्तेमाल करें, तो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य हम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए इसे हम कहते हैं समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। इसमें क्या होना चाहिए, पहली चीज जो जैविक स्रोत हैं, यानी या तो हम गोबर वाली खाद डालें, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो हम वर्मी कंपोस्ट डालें, अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो उसके अलावा हम इसमें क्या कहते हैं इसे, जो फसल अवशेष प्रबंधन है वो कर सकते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन करने के साथ साथ ये 2-3 और हरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 3-4 चीजों से हम जैविक खाद की पूर्ति को पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मात्रा में हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करें और कुछ मात्रा में अगर हम जीवाणु खादों का इस्तेमाल करें, तो ये 3-4 चीजों को मिला करके अगर हम अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं तो जो खेत की गुणवत्ता है वो बढ़ती है। ठीक है, इसी के साथ शायद समय की कमी है तो मैं अपना लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।